दोस्तों हम आपको यूजीसी नेट पीजी इकोनॉमिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स का जो कोर्स तैयार करा रहे हैं उसमें कॉस्ट के अंदर एक कंसेप्ट आता है लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में। तो इस वाली वीडियो में हम आपको लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले जो आपको समझना है वो ये समझना है कि एक होता है शॉर्ट रन और दूसरा होता है लॉन्ग रन। बिल्कुल आराम से आप कंसेप्ट को समझ लीजिए। लॉन्ग रन, तो शॉर्ट रन में क्या होता है, कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। आपको पता ही है, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की वजह से शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट भी होती है और कुछ कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। और जब आप इन दोनों को जोड़ देते हो तो इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। जबकि लॉन्ग रन में सभी की सभी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है। लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती, नो फिक्स कॉस्ट। तो क्योंकि इस स्थिति में कोई भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती है, जिसकी वजह से इस स्थिति में केवल आपको एक ही चीज मिलेगी, वो है टोटल कॉस्ट, जिसको कि आप लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के नाम से भी कह सकते हो। यानी कि शॉर्ट रन में हम इसको एसटीसी बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एलटीसी, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। लॉन्ग रन का एल का मतलब लॉन्ग रन, एस का मतलब शॉर्ट रन। इसी हिसाब से जब आप इसको निकालोगे तो आपके पास फिक्स कॉस्ट भी होती है, इसी तरीके से शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, और इनका एवरेज, यानी कि शॉर्ट रन एवरेज टोटल कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज फिक्स कॉस्ट और शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। ये सारी की सारी चीजें होती हैं। आप चाहो तो इस शॉर्ट को हटा सकते हो, आपका मन कह रहा है कि भाई नहीं आपको ये शॉर्ट बोलना, तो आप इसे हटा दो, चलो छोड़ो इसको, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं आपके पास में। जबकि लॉन्ग रन में कोई फिक्स कॉस्ट होती नहीं है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं होगी, तो इससे डेफिनेटली ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। इसका मतलब लॉन्ग रन में आपको मिलेगा लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो इस वाली वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से डेरिवेट होती है। तो डिटेल में हम आपको समझाने वाले हैं। बेसिकली हम आपको समझाने वाले हैं कि लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट किस तरीके से डेरिवेट होती है। तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से करते हैं। मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूं कि शॉर्ट रन में 7 टाइप की कॉस्ट होती है, लेकिन लॉन्ग रन में 3 तरह की कॉस्ट होती है, एसएसी, एलएमसी और एसटीसी, जिसमें से एसी और एलटी ये दोनों के दोनों एनवलप कर्व होते हैं, जबकि एमसी एनवलप कर्व नहीं होता है। तो एनवलप कर्व क्या होता है और क्यों नहीं होता है, यही सारी बातें अगर आप सही तरीके से समझोगे तो सभी तरीके के एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप दे पाओगे, क्योंकि आपको एटलीस्ट कंसेप्ट की नॉलेज पूरी तरीके से होनी चाहिए। तो यहां पे मैं आपको इस कंसेप्ट के बारे में डिटेल में समझाना स्टार्ट करता हूं। तो बात करें अगर हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व की, तो इसको एनवलप कर्व भी कहते हैं। अब देखिए, लॉन्ग रन जो हमारा कॉस्ट कर्व है वो क्या शो करता है, इट शो दी अ फर्म लोएस्ट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच लेवल ऑफ आउटपुट व्हेन ऑल फैक्टर आर वेरिएबल। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं इसका क्या मतलब है। मान लीजिए आप लॉन्ग रन में हो, लॉन्ग रन, तो अगर आप मान लीजिए 10 यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हो लॉन्ग रन में, या 20 कर रहे हो या 30 कर रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यह दिखाएगा आपकी कि किस, मतलब एक तरीके से लोएस्ट कॉस्ट, आपकी लोएस्ट कॉस्ट दिखाएगा। यानी कि आपका आउटपुट का लेवल जो भी रहे आपको लोएस्ट कॉस्ट दिखाएगा। ऐसे कर्व को ही हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व वो कर्व होता है जो आपके प्रोडक्शन की लॉन्ग रन मिनिमम कॉस्ट को दिखाने की कोशिश करता है। इट इज यू शेप कर्व ड्यू टू रिटर्न टू स्केल। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं रिटर्न टू स्केल के बारे में। एक बार हम ऑलरेडी हम समझ चुके हैं, एक बार दोबारा समझा देते हैं रिटर्न टू स्केल। देखिए, रिटर्न टू स्केल,
रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल तीन तरीके का होता है। पहला है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि अगर आप इनपुट को इंक्रीज करते हो 10% से, तो जो आउटपुट इंक्रीज होगा वो 20% से होगा। यानी कि जितना प्रोपोर्शन में इनपुट इंक्रीज हुआ है, आउटपुट उससे ज्यादा इंक्रीज होगा। इसकी वजह होती है कि जो हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, लार्ज स्केल पर हम काम करते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो हमें मिलती है वो ज्यादा होती है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से। यानी कि इस केस में इकोनॉमीज ऑफ स्केल ज्यादा होती है डिसइकोनॉमीज स्केल से। इसीलिए जैसे जैसे आप प्लांट का साइज बड़ा करोगे, आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो गिरती चली जाएगी। यानी कि ये बता रहा है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को इंक्रीज करोगे, आपकी जो कॉस्ट है वो गिरती चली जाएगी। इसको बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी कि आपकी जो मिनिमम पॉइंट कॉस्ट है वो ये वाली है, ए बी सी और डी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो एलएसी है वो सभी मिनिमम पॉइंट को जोड़ भी सकता है और नहीं भी। कब जोड़ सकता है वो मैं आपको कंडीशन आगे बताऊंगा। लेकिन बेसिकली आपको ये याद रखना है कि अगर किसी भी फर्म को इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फायदा मिल रहा है, यानी कि जैसे जैसे वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट में कमी देखने को मिलेगी। इसका मतलब जैसे जैसे वो अपने प्लांट को इंक्रीज करती है, 10 का प्रोडक्शन करती है, 20 का प्रोडक्शन करती है, 30 का करती है, 40 का करती है, ऐसा देखने को मिलेगा कि जो उसकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और इसको अगर हम जोड़ दें किसी एक लाइन से, तो ये कर्व बनेगा हमारा एलएसी, यानी कि ये डाउनवर्ड होगा। इसी तरीके से मान लीजिए दूसरा केस हम ले लेते हैं। ये तो हमारा पहला केस हमने आपको समझाया। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस है हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब है कि एक फर्म की जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि लार्ज स्केल पर काम करने का फायदा, इट विल बी इक्वल टू डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। यानी कि लार्ज स्केल पर काम करने का फायदा और लार्ज स्केल पर काम करने का जो नुकसान है वो इक्वल रहेगा, जिसकी वजह से जो फर्म की कॉस्ट है वो लगातार कांस्टेंट बनी रहेगी। यानी कि वो फर्म अपनी जो कॉस्ट है उसमें किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और अगर आप इन सभी पॉइंटों को एक लाइन से जोड़ दोगे तो आपको एक सीधी लाइन मिलेगा, जिसको बोलते हैं एलएसी। इस तरीके का एलएसी कर्व बनेगा आपका लॉन्ग रन में, अगर आपके पास में कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिल रही है। इसका मतलब आप जितना फैक्टर इनपुट बढ़ाओगे उतना ही आपका आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल इस तरीके की होती है। तीसरा हम बात करें, तीसरी हम बात करें जिसको हम बोलते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। इस केस में क्या होता है, आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होती है ज्यादा होती है, कम होती है डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल से ज्यादा होने का मतलब यह है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन करोगे आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। यानी कि इस केस में आपका जो एलएसी है वो इस तरीके का होता है। तो बेसिकली एलएसी यू शेप का होता है। इसकी वजह देखिए है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैं आपको ये लास्ट में समझा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए इकोनॉमीज ऑफ स्केल किस तरीके से है। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बार दोबारा भी बताऊंगा ये वाला पॉइंट। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि हमारी जो कॉस्ट है वो गिरती है। ये कॉस्ट क्यों गिर रही है? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। यानी कि जब तक आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लागू होता है तब तक आपकी कॉस्ट गिरती है। जिस केस में आपका कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है आपकी कॉस्ट कांस्टेंट हो जाती है, और जिस केस में आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल लागू होता है उस केस में आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती है। इसको हम बोल देते हैं SAC1,
इसको बोल देते हैं SSC2, ये हमारा SSC3, ये SSC4, 5, 6, और इन सबको अगर हम जोड़ दें, मैं आपको डिटेल दोबारा भी बताऊंगा दोस्तों, तो जो हमें कर्व मिलेगा इट इज कॉल्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। देखिए बिल्कुल सिंपल समझ लीजिए कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है उसकी वजह इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। जब तक इंक्रीजिंग टर्न टू स्केल लागू होता है तब तक आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट गिरती है। जब कांस्टेंट टर्न टू स्केल लागू हो जाता है तब आपकी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज होके कांस्टेंट हो जाती है, और जब डिमिनिशिंग टर्न टू स्केल लागू होता है तब आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ती है। यही इसके यू शेप होने की वजह है। तो जैसा कि हमने आपको यहां पे समझाया, इट इज यू शेप ड्यू टू रिटर्न टू स्केल। किसकी वजह से होता है? रिटर्न टू स्केल होता है। द एसएससी कर्व इज डेरिवेटेड फ्रॉम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। तो किस तरीके से डेरिवेटेड होता है उसके बारे में हम आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। तो यहीं से शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये वाला डायग्राम है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास में हमें प्रोडक्शन करना है। सीधी लाइन नहीं बनी, सीधी लाइन बना लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास में ऑप्शन क्या है, हमारे को मान लीजिए शर्ट बनानी है, हमारी शर्ट बनानी है। तो शर्ट बनानी है 100 या 200। हम दो ही प्लांट लेके चल रहे हैं। इसको मान लेते हैं स्मॉल प्लांट और इसको मान लेते हैं लार्ज प्लांट। यानी कि ये जब बनेगी तो लार्ज प्लांट पे बनेगी 200 शर्ट, और अगर 100 शर्ट बनानी है तो आपको स्मॉल प्लांट पे बन जाएगी। स्मॉल प्लांट की जो कॉस्ट है वो ये वाली है, जिसको हम बोल रहे हैं SAC1, और लार्ज प्लांट की जो कॉस्ट है मान लीजिए वो है हमारी ये वाली SAC2। हम ये मान के चल रहे हैं। अब सपोज कीजिए अगर आपको 100 शर्ट बनानी है तो एक ये वाली कॉस्ट है, इसको हम AQ बोल देते हैं। ये आ रही है प्लांट A की, जबकि प्लांट B की कॉस्ट देखिए कितनी आ रही है, ज्यादा आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 100 शर्ट का प्रोडक्शन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप प्लांट ए को ही चुनोगे, प्लांट बी को नहीं चुनोगे। यानी कि ये वाला जो लेवल है ऑप्टिमम लेवल को बताने की कोशिश कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो प्रोडक्शन का लेवल ये वाला रखना, दिस वन, अब ये थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं, ये हटा के, एक मिनट, हाँ, ठीक है। तो अगर आप चाहते 200 शर्ट का प्रोडक्शन करना तो 200 शर्ट के लिए देखिए ये वाला जो प्लांट है ये वाला आइडियल है, क्योंकि इसके इसमें जो लार्ज प्लांट है इसको स्मॉल बोल देता हूं मैं। स्मॉल प्लांट की जो कॉस्ट है वो ज्यादा आ रही है, जबकि लार्ज प्लांट की कॉस्ट जो है वो कम आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग प्लांट साइज पर, यानी कि अलग अलग प्रोडक्शन के लेवल पर आपका जो कॉस्ट होगी, ऑप्टिमम कॉस्ट, वो अलग अलग होगी। यही यहां पे लिखा हुआ है कि LAC कर्व इज टेंजेंट टू ऑल SAC कर्व। ये देखिए LAC कर्व जो होता है वो सभी SAC को स्पर्श करके बनता हुआ है LAC कर्व बनता है। जो मिनिमम ऑप्टिमम लेवल है उसको जोड़ते हुए LAC कर्व इज द कर्व टेंजेंट टू ऑल SAC कर्व। इट रिप्रेजेंट इन्फिनाइट प्लांट साइज दैट फर्म कुड बिल्ड इन अ लॉन्ग टर्म। यानी कि ये बताता है कि एक फर्म बहुत सारे प्लांटों का प्रयोग कर सकती है, और हर प्लांट, जिस भी प्लांट का वो यूज कर रहा है उसकी जो कॉस्ट है वो मिनिमम है, लेकिन उनमें ऑप्टिमम लेवल कौन सा है वो हमें चुनना पड़ेगा। यानी कि मिनिमम कॉस्ट का मतलब ऑप्टिमम लेवल नहीं है। ऑप्टिमम लेवल कैसे अचीव होगा वो भी हम आगे बताएंगे। Assuming there is only 3 plant, the firm employ the plant yield maximum output at a minimum cost। तो जैसे कि यहाँ पे डायग्राम बताया हुआ है, डायग्राम को मैं आपको एक बार बड़ा करके दिखा देता हूँ। डायग्राम बेसिकली हम जो बताए हैं वही है। इसमें 3 प्लांट माने हैं, SAC1 स्मॉल प्लांट है, SAC2 लार्ज प्लांट है, SAC3 मीडियम प्लांट है, SAC3 लार्ज प्लांट है। और ये समझाने की कोशिश ये कर रहा है कि अगर आप आउटपुट का लेवल A रखना चाहते हो तो SAC1 अच्छा है, C के लिए SAC2 अच्छा है, और D के लिए SAC3 अच्छा है। यानी कि अलग अलग प्लांट साइज पर आपका प्रोडक्शन का लेवल अलग अलग होगा। अब हम आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। LAC इज कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस कर्व क्यों होता है? क्योंकि ये सभी SAC को ढक लेता है, टेंजेंट कर लेता है। तो मैं आपको एक बार डायग्राम दोबारा से समझा देता हूं।
जिससे कि आपको कंसेप्ट में किसी तरीके की दिक्कत ना आए। देखिए मैं आपको कंसेप्ट की तरफ लेके चलता हूं। मान लीजिए हमारा, मान लीजिए हम क्या मान रहे हैं, सबसे पहले हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की वजह से घट रही है। हमने दो ही बनाए, एक SAC1 एक SAC2। इसका ऑप्टिमम लेवल हमारा ये वाला है, इसका ये वाला है। इसको A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। अब मान लीजिए यहां पे हमारे को जो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये कहलाता है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। और मिनिमम हो गई, चाहे तो आप एक और बना सकते हो बिल्कुल इसी के लेवल पे। ये आपका है SAC3। यहां से लेके यहां तक ये वाला, ये कहलाएगा हमारा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और जब डिमिनिशिंग रिटर्न की बारी आई तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली गई। ये आपका SAC4, ये आपका SAC5। इसको मैं नाम दे देता हूं, इसके मिनिमम पॉइंट को D, इसके मिनिमम पॉइंट को E। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कि जो LAC हो वो इन सभी मिनिमम पॉइंट को टेंजेंट करे, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा जो इनको टच करेगा। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि वो सभी को टच करे, सभी को टच कर भी सकता है, सभी को टच नहीं भी कर सकता, डिपेंड करता है आप कौन सी स्टेज में काम कर रहे हो। अगर आप इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में काम कर रहे हो तो ये इस तरफ टच करेगा, कर्व के लेफ्ट हैंड पर, और यहां पे टच करेगा। उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया, और इंक्रीजिंग में इसके राइट हैंड पर इस तरफ टच करेगा। तो ये जोड़ के जो बनेगा वो उसके कहते हैं LAC। यानी कि जरूरी केवल C, B और C के ही मिनिमम पॉइंट पे इसने टच किया है। यानी कि ये B और C दोनों के दोनों ऑप्टिमम पॉइंट है। जैसा कि इसमें क्या कर रखा है, केवल एक ऑप्टिमम पॉइंट दिखा रखा है M, क्योंकि यहां से उसने केवल कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का केवल एक ही ग्राफ बना रखा है। लेकिन अगर आप दो बनाना चाहे तो दो भी बता सकते हो। यानी कि ऑप्टिमम लेवल कोई एक हो, ये जरूरी नहीं है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका LAC कर्व बनता है। आप बिल्कुल कंसेप्ट को दिमाग में रख लीजिए। वजह है इसकी रिटर्न टू स्केल। जब तक रिटर्न टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लागू होगा, यानी कि प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा तो कॉस्ट गिरना शुरू हो जाएगी। जब प्रोडक्शन कांस्टेंट रह जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की वजह से, तो कॉस्ट जो कॉस्ट जो कर्व है वो कांस्टेंट हो जाएगा। और जब डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल होगी, तब जो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होगी, तब जो आपकी LAC है वो राइज करेगा। और यही इसके यू शेप होने की वजह है। कुछ पॉइंट आपको याद रखने, LAC का भी यू शेप, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, LAC का भी यू शेप। द रीजन बिहाइंड दिस यू शेप ऑफ LAC इज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। अकॉर्डिंग टू द लॉ, as plant size increase, AC of production decreases due to economies of scale. The economies of scale exist only upon the optimum plant size SAC. और इसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो स्केल लेवल है, यानी कि जैसे जैसे हम प्लांट साइज को बढ़ाते हैं, हमारे को पहले इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं, फिर डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं। तो पहले पहले प्रोडक्शन जो कॉस्ट है वो गिरेगी, और एक समय के बाद जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। इसको एनवेलप कर्व भी कहते हैं, क्योंकि ये सभी SAC को अपने अंदर ढक लेता है। और इसको प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, क्योंकि इसी के बेस पर जो फर्म है वो प्लान कर पाती है कि उसको किस लेवल ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करना है। और याद रखिएगा कि LAC कर्व कैन बी हॉरिजॉन्टल। LAC कर्व हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, इस तरीके का LAC कर्व भी हो सकता है। और ये किसको दिखा रहा है कि एक फर्म हमेशा कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में ही काम कर रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा कंसेप्ट, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट के बारे में जानकारी हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।